तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 जनवरी 2026 के CUET अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए डेली न्यूज़ को। तो सबसे पहले आपकी जो न्यूज़ है वो बात करती है रिगार्डिंग द तमिल कल्चर। ठीक है, तमिल कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्पेसिफिक बात की थी, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जो करंट अफेयर आपकी क्या बात करता है वो यहाँ पे बात कर रहा है रिगार्डिंग तमिल संगमम। ठीक है, या आप इसको काशी तमिल संगमम भी बोल सकते हो। अब काशी तमिल संगमम का एक बेसिक सा मतलब यही है कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो 2022 के अंदर सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया था, जिसके अकॉर्डिंगली तमिल कल्चर के लिए से जो व्यक्ति हैं, ठीक है, या जो तमिल कल्चर को आप कह सकते हो पढ़ने वाले स्कॉलर्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, वो अब काशी में मिलते हैं हर साल अलॉन्ग विद अदर स्कॉलर्स एंड तमिल कल्चर के बारे में वहाँ पर डिस्कशन होती है। एंड एक तरह से ये कोलैबोरेशन है कि कहाँ से काशी और जो तमिलियंस है जो कि अब अगेन प्रैक्टिस करते हैं हिंदुइज्म, उन दोनों का एक्चुअल में कल्चरली कैसे जुड़ाव है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है। बट आपको बस इतना पता होना चाहिए कि तमिल संगमम या काशी तमिल संगमम जो है साल 2022 के अंदर शुरू किया गया था। साल में हर बार एक बार ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है, ताकि जो तमिलियन स्कॉलर्स हैं, तमिलियन कल्चर है, उसको अब हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उसको कैसे डिपिक्शन यहाँ पर ग्लोबल लेवल पे मिल सके। ठीक है, ये सिंपल सी आपकी न्यूज़ थी। प्लस इसके अलावा आपको ये चीज़ देखनी है कि जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं 14 जनवरी को हर साल जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो और कौन से जो फेस्टिवल्स है साइमल्टेनियसली वो अब होते हैं। दैट इज पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में साइमल्टेनियसली सेम डे के ऊपर क्या होता है वो अब सेलिब्रेट किया जाता है। देन आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन से एक न्यूज़ है, एक नहीं मतलब मल्टीपल न्यूज़ है। सबसे पहली चीज़ कि आपको जॉर्डन स्मिथ का नाम पता होना चाहिए। जॉर्डन स्मिथ अब कहाँ से, टेनिस की बात की जा रही है यहाँ पर। उन्होंने 1 पॉइंट स्लैम जो है अवार्ड उनको मिला है और $1 मिलियन जो है उनको इनाम में दिया गया है। दैट इज इट, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। देन अब एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सिंस T20 वर्ल्ड कप अभी फरवरी के अंदर शुरू होने जा रहा है, तो कनाडा ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब अनाउंस की है अपनी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम। दैट इज इट, और कुछ नहीं पढ़ना। तो देन आपकी जो न्यूज़ कह रही है कोहली रिक्लेम्स नंबर 1 रैंकिंग अमंग ODI बैटर्स। ठीक है, कि जो टॉप 10 बैटर्स हैं या जिनको हम बैट्समैन बोलते हैं क्रिकेट के अंदर, उनमें स्पेसिफिकली अब मैक्सिमम ODI मतलब वनडे के जो मैचेस होते हैं उनके अंदर कोहली जो है, ठीक है, विराट कोहली वो फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं, रोहित शर्मा थर्ड पोजीशन पे हैं। अब आपका होमवर्क यहाँ पर क्या है कि आप मुझे बताओगे कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा बैट्समैन है, टॉप 10 ODI के अंदर सेकंड पोजीशन पे कौन सा बैट्समैन इस टाइम पे है। देन नेक्स्ट आपकी जो न्यूज़ है अगेन विराट कोहली से रिलेटेड ही है कि इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर अगेंस्ट न्यूजीलैंड कौन बन चुके हैं, विराट कोहली बन चुके हैं। ठीक है, वो भी क्या यहाँ पर ये न्यूज़ आपको बता रही है कि इंडिया के टॉप स्कोरिंग बैट्समैन, मतलब इंडिया के जितने भी अभी तक बैट्समैन रह चुके हैं उनमें अगेंस्ट न्यूजीलैंड सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, विराट कोहली के। बट अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बात करो, ग्लोबल लेवल पे बात करो, तो अगेंस्ट न्यूजीलैंड अभी तक टॉप पोजीशन पे सबसे ज़्यादा रन किसके हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड, दैट इज रिकी पॉन्टिंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ को यहाँ पर आप ध्यान में रख लेना। तो ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये बताया भी क्या है। देन ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू रिमेन एट हिस्टोरिकली लो लेवल। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको क्या पता होना चाहिए, सिंस ये आपके ना आप कह सकते हो कि पॉलिटी से रिलेटेड जो बुक्स है ना NCERT उसके अंदर भी दिया गया है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुई थी, साल 1919 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। कब, ट्रीटी ऑफ वर्साई, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में साइन की गई थी। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था एंड लेबर रिलेटेड जितने भी सर्वेज हैं उनको कंडक्ट कराती है। अब उनकी एक रिपोर्ट आई है। अब रिपोर्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 की ये रिपोर्ट है। तो ये ध्यान में रखना कि कौन सी रिपोर्ट जो है ILO पब्लिश कर चुका है। अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको सिर्फ एक मेजर चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो 4.9% हो चुकी है, मतलब कम हो गई है, गिर गई है। अब ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% है। दैट इज इट, और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन NGT इश्यूज नोटिस टू 3 स्टेट्स ओवर कंटामिनेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए NGT क्या है। NGT स्टैंड्स फॉर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो कि अब बायोलॉजी या इवन इन्वायरमेंट से रिलेटेड जिनका डोमेन स्पेसिफिक है। ठीक है, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। NGT हमारे पास क्या होता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है कि कोई लॉ को जब हम बनाते हैं, लॉ बनाने के बाद हम किसी बॉडी को एस्टैब्लिश करते हैं, उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो NGT का अब क्या काम होता है, नाम पता लग गया आपको, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी ऐसे मुद्दे खड़े होते हैं, उनको, उनके जो केसेस होते हैं वो ये ट्राई करते हैं।
ठीक है। तो कोर्ट में अब वो केसेस नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली एनजीटी के पास जाते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, स्टेट लेवल पे भी अपने जो ग्रीन ट्राइब्यूनल्स है, स्टेट ग्रीन ट्राइब्यूनल्स, वैसे एनजीटी का ही मेजर काम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो भी मुद्दे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आते हैं वो एनजीटी ही केटर करता है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में यही था कि वाटर के कंटामिनेशन के केसेस देखने को मिले थे, सबसे पहले भोपाल के अंदर, ठीक है। तो भोपाल के बाद अब यूपी के अंदर भी, और इवन के आप देखोगे कि राजस्थान के अंदर भी, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान तीनों के अंदर वाटर कंटामिनेशन के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ गए। तो एनजीटी ने जो ये केसेस को देखते हुए अब क्या किया है, तीनों ही स्टेट गवर्नमेंट्स को अब नोटिस भेजा है। अब नोटिस भेजा है किस लिए, ओवर वाटर कंटामिनेशन, ठीक है। तो कंटामिनेशन ऑफ वाटर क्या होता है, जब पानी का आप कह सकते हो कि ड्रिंकिंग के लिए वो सेफ नहीं होता है ना, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए इससे कि वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर बॉर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं। इसके अंदर आप देखोगे कि टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें डायरिया हो गया, जिसको हम पेट खराब होना बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ऐसे मेजर जो केसेस हैं वो वाटर बॉर्न डिजीजेस की वजह से ही आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि वाटर बोर्ड के हिसाब से, या आप कह सकते हो कि कंटामिनेशन ऑफ वाटर को लेकर कौन सी यहाँ पर बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है, या पोल्यूशन से रिलेटेड कौन सी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर एनजीटी ने बुलाया है कि आप रिस्पॉन्स को फाइल कीजिए कि आप क्या यहाँ पर देख रेख कर रहे थे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और दो हमारे पास एनवायरमेंट के एक्ट होते हैं जब भी पोल्यूशन के साथ कुछ डील करेंगे, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और दूसरा है हमारे पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974, ठीक है। तो इसके थोड़े से नोट्स आप बना लीजिएगा। देन गवर्नमेंट अपॉइंट्स न्यू चीफ्स ऑफ बीएसएफ, आईटीबीपी एंड एनआईए। ये तीनों एजेंसीज जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती हैं, ठीक है। तो अब बीएसएफ के आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए कौन है नए 3 चीफ, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है, वो किसके, आईटीबीपी के हेड बना दिए गए हैं, मतलब इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के उनको हेड बना दिया गया है। दूसरे हैं हमारे पास प्रवीण कुमार, उनको अब बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेड, ठीक है। न्यू चीफ उनको वहाँ पे बना दिया गया है। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की जब हम बात कर रहे हैं तो राकेश अग्रवाल जो हैं अब वो नए यहाँ पर पोस्टिंग के लिए उनको लीडिंग पोजीशन दे दी गई है। ये 3 नाम आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, बस और कुछ नहीं पढ़ना। देन वल्चर सेफ जोन्स विल बी क्रिएटेड इन तमिलनाडु, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स मद्रास हाई कोर्ट। कुछ आपको इसमें नहीं लेना देना, बस आपको ये पता होना चाहिए वल्चर क्या है, ठीक है। वल्चर्स जिनको हम बाज बोलते हैं जनरली, ठीक है। वल्चर्स क्या होते हैं कि ऐसे बर्ड्स होते हैं जो किसके ऊपर, डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, है ना। तो जो वल्चर्स हैं अब वो हमारे लिए इन्वायरमेंट के लिए भी अगर आप देखो तो उनको हम कीस्टोन स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज़। अब कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती हैं कि वैसी स्पीशीज़ जो कि अगर ख़त्म हो जाए, मर जाएं तो उसके बाद उनके अलावा हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा। क्यों, अब आप देखो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर खाने वाले वल्चर्स तो हैं ही हैं। जब अगर वल्चर्स ही नहीं होंगे तो डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है वो कोई खाएगा ही नहीं। एंड अगर आप कहोगे कि बोलो कि मैम इसमें तो ऐसा होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्ट करेंगे, है ना। तो उसके बाद भी तो वो चीज़ जो है, सड़ने वाली चीज़ फाइनली अब हो ही जाएगी ख़त्म। तो उसका जो प्रोसेस है, उसका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो वल्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप बस इतनी स्टोरी समझो कि जो वल्चर्स है ना, अब कोई भी व्यक्ति है, सपोज मुझे अब पाउडर से एलर्जी है फॉर एग्जांपल, या कलर्स से मुझे एलर्जी है, तो उससे क्या होगा, मेरे को जब वो एलर्जी ट्रिगर होगी धीरे धीरे करके वो एलर्जी अगर बढ़ती जाए, मैं उसको ट्रीट ना करूँ तो हो सकता है मैं मर भी जाऊँ, है ना। तो इसी तरीके से जो वल्चर्स हैं वो डाइक्लोफिनैक से उनकी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि उनकी डेथ होने के चांसेस वल्चर्स के ज़्यादा हो जाते हैं। अब डाइक्लोफिनैक का यूजेज जो है वो कहाँ पर होता है, डाइक्लोफिनैक यूज़ होती है जब बॉडी पेन होता है, ठीक है। हम इंसान जब पैरासीटामोल भी खाते हैं उसके अंदर डाइक्लोफिनैक होती है, या इवन कि जब पहले एनिमल्स को भी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी तो उनको डाइक्लोफिनैक दिया जाता था। बट अब क्या हो रहा है कि डाइक्लोफिनैक जो जब दी जा रही थी बहुत सारे एनिमल्स को ट्रीटमेंट के लिए भी, तो अब वेटरनरी यूजेस के अंदर तो धीरे धीरे करके देखा गया कि जो वल्चर की पॉपुलेशन है ना वो खत्म होनी शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि वो सड़ने वाला जो अब डाइक्लोफिनैक का ना एक ये पॉइंट है कि आपकी बॉडी के अंदर वो बहुत देर तक सस्टेन भी करता है। तो अब डाइक्लोफिनैक का एडवर्स इम्पैक्ट वल्चर्स के ऊपर हुआ, तो अब जो कोई एनिमल की डेड बॉडी है जिसके बॉडी के अंदर डाइक्लोफिनैक की प्रेजेंस है, उसको वल्चर ने यहाँ पर अगर खाया, ठीक है, तो उनकी बॉडी में इनडायरेक्ट तरीके से वो डाइक्लोफिनैक चली गई, ठीक है। तो इस वजह से उनका जो मरने का रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसी वजह से अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 2004 ऑनवर्ड
ऑनवर्ड्स उन्होंने डाइक्लोफेनाक जो है उसका यूजेज बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया है वेटरनरी यूजेस के लिए भी। अब इंसानों की जब हम बात करें उनके अंदर डाइक्लोफेनाक पॉसिबल हो सकती है बनाना या यूज़ करना। क्यों? क्योंकि हमारे केसेस में जनरली आप देखो या तो बॉडी को बरी कर दिया जाता है या फिर अगर आपको जला दिया जाता है ना। तो बहुत ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे दोनों ही चीज़ें ना हो, तो उस केस में अलग बात है। बट इस वजह से सरकार ने क्या किया कि वल्चर सेफ जोन्स को यहाँ पर बनाना शुरू किया। मतलब कि एक ऐसा जोन जहाँ पर वल्चर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, उन जगहों को मैप आउट किया जाए, मतलब उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उन्हें ढूंढा जा सके। उन एरिया के आसपास एक सर्टन डायामीटर तक कहीं पे भी डाइक्लोफेनाक का यूज़ नहीं होगा, मतलब एनिमल्स के द्वारा भी। ठीक है, एनिमल्स के लिए बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन में अब डाइक्लोफेनाक यूज़ किया जाता है। वेटरनरी यूज़ के लिए तो टोटली बैन कर दिया गया है डाइक्लोफेनाक को, बट ह्यूमंस के केस में भी वहाँ पर वल्चर सेफ जोन के अंदर अगर आप देखो डाइक्लोफेनाक का यूजेज जो है वो नहीं किया जाएगा। ये आपका सिंपल सी न्यूज़ थी। देन IPKF सोल्जर्स फाइनली रिसीविंग द ड्यू रिकॉग्निशन। तो अब IPKF का ना डायरेक्ट आपकी अगेन पॉलिटी की जो NCERT है उसके अंदर मेंशन किया गया है। अब IPKF मतलब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। तो हाँ, आपने जो पॉलिटी की अगर NCERT पढ़ी होगी, आपने वहाँ पर बात सुनी होगी या पढ़ी होगी LTTE के बारे में। ठीक है, LTTE के बारे में, जहाँ पे 1991 में अगर हम देखें तो राजीव गांधी की असैसिनेशन के साथ उनका डायरेक्ट यहाँ पर लिंक था। क्यों? क्योंकि इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस हैं व्हेन इट कम्स टू द तमिलियंस, ठीक है, वो ख़राब हो गए थे। क्योंकि अब जो श्रीलंका में रहने वाले तमिलियंस हैं उनका यहाँ पर रिकग्निशन श्रीलंका के अंदर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जिस वजह से ये मुद्दा यहाँ पर भड़क रहा था, है ना। तो अब LTTE को शांत करने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पीस अकॉर्ड साइन हुआ था, मतलब एक साइन हुआ था एग्रीमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली दोनों कंट्रीज पीसफुली यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगी। प्लस इंडिया जो है हेल्प करेगी श्रीलंका को टू गेट रिड ऑफ द पीपल के जो वहाँ पर अब श्रीलंका के अंदर यहाँ पर उधम मचा रहे थे, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे श्रीलंका के अंदर। एंड वो तमिलियंस थे या नहीं वो अलग बात है ना। तो इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका के अंदर उस टाइम पे भेजी थी। तो अब ये उन लोगों के द्वारा, जब इंडिया के द्वारा अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी उसका एक नाम था, उसका नाम क्या था, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन, ठीक है। तो अब वो ऑपरेशन पवन के लिए उन्हीं लोगों को जिन्होंने जो पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा थे, जिनकी जान गई उस ऑपरेशन के दौरान, उनके लिए एक मेमोरियल जो है, ठीक है, एक बिल्डिंग जो है उनके लिए स्पेसिफिकली एक डिज़ाइन की गई है न्यू दिल्ली के अंदर, एक तरह से उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो अब ये ऑपरेशन पवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, और मेमोरियल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, बस ये आपको ये पता होना चाहिए। देन अयप्पाज अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब क्या होता है, घर, ठीक है। तो अब सबरीमाला टेम्पल के अंदर हर साल जब मकर संक्रांति होती है तो 18 स्टेप्स जो हैं उनको ऊपर लेकर आया जाता है, ठीक है। जो मेन हमारा आप कह सकते हो कि पीठ होती है उनको उठाकर लेकर आया जाता है 18 स्टेप्स, और वापस वहाँ पे गर्भगृह के अंदर बिठा दिया जाता है। तो अब ये कहाँ पे है, केरला के अंदर है ये मंदिर, क्योंकि न्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है सबरीमाला टेम्पल, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। देन एक नाम आप और याद रखोगे, दैट इज़ राजकुमार, ठीक है। राजकुमार जो है उन्होंने कुरिंजी, ठीक है, कुरिंजी को बचाने के लिए एक इन्वायरमेंटलिस्ट के अंदर, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिकली कुरिंजी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, एंड ही हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। तो अब कुरिंजी का पूरा नाम क्या है, नील कुरिंजी, ठीक है, जो कि साल में 12 सालों में एक बार कहीं पे जाके ब्लूम होता है, उसका जो फ्लावर है वो 12 साल में जाकर एक बार ब्लूम होता है। तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, एंड इसी की इंपॉर्टेंस के बेसिस पे आप देखो कि सरकार ने इनका काम को रिकॉग्नाइज़ भी किया। नील कुरिंजी को लेकर इन्होंने जो कंजर्वेशन से रिलेटेड एक्ट्स किए हैं उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इस्टेब्लिश की गई सैंक्चुरी जो कि नील कुरिंजी के नाम से ही बनाई गई। क्यों? क्योंकि इनका नाम कुरिंजी राजकुमार भी रख दिया गया था, तो नील कुरिंजी नाम से जो आप कह सकते हो कि एक सैंक्चुरी जो है इनको यहाँ पर डिवोट भी की गई थी सरकार के द्वारा। नाम क्या है इनका, राजकुमार, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट थे, नील कुरिंजी के लिए, कुरिंजी के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए काम किया है। देन आपका अगर कोई भी इनमें से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, एंड आप PYQs की यहाँ पर सॉल्व्ड PYQs 2022 ऑनवर्ड्स की अगर आप चाहते हो कि आपको मिल जाए बुक, तो ये आप हमारी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो आफ्टर परचेजिंग। हमारी वेबसाइट है www.sleepyclasses.com, ठीक है। तो आपको वेबसाइट पे जाकर ई बुक का एक कॉलम नज़र आएगा, ई बुक पे जाकर आप CUET UG जब सर्च करोगे तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको जाकर परचेज कर सकते हो, एंड देन आपको ऑटोमेटिकली बुक का एक्सेस दे दिया जाएगा। आपके सॉल्व्ड PYQs यहाँ पर हैं जिससे आप इजीली रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाते हैं तो आपको क्या
आपको माइंडसेट होना चाहिए जिस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। सिंस आपका रजिस्ट्रेशन डेट जो है अब वो पास आ चुका है ख़त्म होने के, तो 30 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन भी प्लीज़ CUET की करवा लेना, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही बाद में आप तैयारी भी साइमल्टेनियसली शुरू करना, सिंस आपका जो पेपर है वो मई के अंदर फिलहाल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।